जय हिंद साथियों। घमंड न कर, इस जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। घमंड न कर, इस जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। दोस्तों, आज हम लोग हाई कोर्ट उच्च न्यायालय पर ग्रुप डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उस पर हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर डिस्कशन किया था। आज हम लोग हाई कोर्ट पर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को प्रॉपर फॉलो कीजिए, तभी जाके आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए बिना समय गवाए आज की कक्षा का हम लोग आगाज करते हैं। तो क्या आप लोग रेडी हैं? चलिए आप जो है इधर से स्टार्ट कीजिए जवाब देना। चलिए सबसे पहला सवाल आप बताइएगा इधर से कि भारत के जो है संविधान के किस आर्टिकल में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हाई कोर्ट होगा? अनुच्छेद 214 में। बिल्कुल सही जवाब है, अनुच्छेद 214। देखिए, प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होना चाहिए, ये अनुच्छेद 214 में कहा गया। किस अनुच्छेद में? 214 में कहा गया। चलिए उधर से बताइएगा कि मान लीजिए कि अगर जो है संसद चाहे तो एक हाई कोर्ट को जो है एक हाई कोर्ट दो या दो से अधिक राज्यों को भी संभाल सकता है। ठीक है, तो ये जो है ये आर्टिकल नंबर कितनों में? 231 कहता है। चलिए बिल्कुल सही है, 231 कहता है। देखिए 231 ये कहता है कि कोई जरूरी नहीं है कि एक राज्य के लिए ही एक हाई कोर्ट होगा, 2-3 राज्यों या 2-3 केंद्र शासित प्रदेश को भी एक हाई कोर्ट संभाल सकता है। ठीक है, और ये संसद विधि के द्वारा ऐसा काम कर सकती है। ये आर्टिकल नंबर 231 कहता है। चलिए आप बताइएगा कि भारत में वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट है और 3 हाई कोर्टों का जो है सो क्षेत्राधिकार जो 3 राज्यों से अधिक है। चलिए बिल्कुल राज्यों से अधिक है। चलिए बिल्कुल इनका परफेक्ट जवाब है। अभी वर्तमान में भारत में कुल मिला के 25 उच्च न्यायालय हैं और 3 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जो कि एक राज्य से ज्यादा को जो है संभालता है, एक राज्य या संघ शासित क्षेत्रों से ज्यादा को संभालने का काम करता है। तो 3 ऐसे हाई कोर्ट है हमारे देश में। चलिए बताइएगा कि भारत में जो है किस केंद्र शासित प्रदेश में 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर उच्च न्यायालय है। तो कहां है? दिल्ली और जम्मू कश्मीर। चलिए बिल्कुल इनका परफेक्ट जवाब है, दिल्ली और जम्मू कश्मीर जो है 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर आपका वहां पर हाई कोर्ट है। ठीक है, चलिए उधर से आप बताइएगा कि उच्च न्यायालय का गठन जो है मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश जो है मिलकर करते हैं। तो आप बताइए कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो उच्च न्यायालय का जो है जो भी न्यायाधीश होते हैं, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो चाहे सहायक न्यायाधीश हो, कौन उनकी नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रपति हो जाएगा। चलिए आप लोग बढ़िया से बोलिए। और ये अनुच्छेद नंबर कितना में कहा गया है? 217 में बताया गया है। चलिए बिल्कुल सही है, अनुच्छेद नंबर 217 में बताया गया है कि हाई कोर्ट के जितने भी चीफ जस्टिस होंगे और जो भी सहायक न्यायाधीश होंगे सबकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और भिन्न उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या भिन्न अलग होती है। ये बात का कोई फिक्स नहीं है कि पटना हाई कोर्ट में कितना होला, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी 10 होगा, तो ये बात नहीं है। उस हिसाब से अपना जो है वो अलग अलग हो सकता है, जितना ज्यादा वहां पर केस आएगा उस हिसाब से बढ़ते चला जाएगा। चलिए आप बताइएगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, अर्हताएं क्या क्या है? देखिए, सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। उसके बाद कहीं भी कोई भी उच्च न्यायालय या न्यायालय में 10 वर्ष जो है न्यायिक पद पर हो। उसके बाद कोई भी न्यायालय हो या कोई भी मतलब जिला न्यायालय हो, एक न्यायालय या दूसरे न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक काम 10 किया। वर्ष तक जो है न्यायाधीश के पोस्ट पर रहा। चलिए इनका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए 2 गो अर्हताएं हैं कुल मिलाकर के। सबसे पहला है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी ये भारत के न्यायाधीश के पद पर जाइए। दूसरा बात है कि कम से कम आप 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किए हुए रहेंगे, चाहे वो आप किसी भी कोर्ट में रहिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रहिए या हाई कोर्ट में रहिए, तभी जो है आप यदि 10 वर्ष तक रहिएगा तब आपको न्यायाधीश बनाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए 10 वर्ष या अधिवक्ता भी आप रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस राज्य में उच्च न्यायालय जहां पर स्थित है तो उस राज्य का कौन उसको शपथ दिलाता है? राज्यपाल उनको शपथ दिलाता है। मान लीजिए बिहार में अगर न्यायालय स्थित है तो बिहार के राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाएंगे। चलिए बिल्कुल इनका सही जवाब है। यहाँ पे देखिए कहेगा नियुक्ति कौन करता है चीफ जस्टिस का हाई कोर्ट का, तो वहां पर राष्ट्रपति हो जाएंगे। लेकिन शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल हो जाएंगे। ठीक है, ये शपथ और नियुक्ति ये दोनों अलग अलग आदमी का काम है, एक आदमी का काम नहीं है, आपको ध्यान रखना है इस बात को। चलिए अब आप इधर से उधर से बताइएगा
कि आप जो है ये बताइए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो है अवकाश प्राप्त करने का जो है तिथि यानी रिटायर्ड होने का उम्र कितना वर्ष है? 62 वर्ष है। और प्रस्तावित कितना है? 65। चलिए बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है यहाँ पे। देखिए हमारा जो सुप्रीम कोर्ट को पूछेगा तो वहां रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष है, लेकिन हाई कोर्ट पूछेगा तो 62 वर्ष, लेकिन प्रस्तावित जो है वो 65 वर्ष है, यानी कुछ दिनों के बाद उनकी भी उम्र बढ़ा करके 65 कर दी जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। आप बताइएगा इधर से कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है अपने पद से जो है मतलब किसको संबोधित करते हैं, अर्थात वो अपना त्याग पत्र जो है मुख्य न्यायाधीश किनको देंगे? राष्ट्रपति को। बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रपति को। नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, शपथ राज्यपाल दिलाएगा, और वो जो है जब त्याग पत्र लेटर देंगे तो वो राष्ट्रपति जो को ही दे देंगे। ठीक है। अब देखिए उच्च न्यायालय भारत में कुल 25 हाईकोर्ट हम लोग जानते हैं, तो उसमें से जो है सम में यहाँ पर हाई कोर्ट के बारे में दिया हुआ है, जैसे बंगाल में कलकत्ता में हाई कोर्ट है, अपना बिहार में आइएगा तो पटना में हाई कोर्ट है, तो सबका यहाँ पे जो है दे रखा है। ये जो है एकदम बहुत अच्छा, मतलब जो उसका फेमस स्थान है वहीं पर है, और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ तो उनका राजधानी में ही हाई कोर्ट है। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान सी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। एक नोट यहाँ पर नीचे में दे रखा है, बताइएगा उधर से कि बताइए कौन ऐसा राज्य है, ठीक है, मतलब कि बताइए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जब एक ही राज्य था तो उसका उच्च न्यायालय कहां पर स्थित था? हैदराबाद, जिसका 1954 में किया गया था। चलिए ठीक जवाब है, हैदराबाद। देखिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों जब एक ही राज्य थे तो वहां उनका हैदराबाद हाईकोर्ट था, और वहां पर हैदराबाद हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1954 ईस्वी में। चलिए 1954 में। चलिए उधर से बताइएगा आप लोग कि केरल उच्च न्यायालय ने 1997 ईस्वी में सबसे पहले देश को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। बंद को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। चलिए बिल्कुल, बंद को असंवैधानिक घोषित कर दिया। चलिए अब इधर से बताइएगा आराम से, बताइए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रकार अपदस्थ किया जा सकता है, इनको हटाने की प्रक्रिया बताइए। जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है सेम टू सेम वैसे ही हटाया जाता है। ठीक है, यानी संसद के दोनों सदनों से आप कहीं से भी हटा सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। अगर न्यायाधीश जो है कदाचार हो या असमर्थता घोषित होता है तो आप जो है कहीं से भी इसका प्रश्न स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए बहुमत के द्वारा सवाल उठाया जाएगा। लोकसभा में 100 सदस्यों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है, तब वो अध्यक्ष के पास पहुंचेगा, और राज्यसभा में 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है तो वो सभापति के पास पहुंचेगा। फिर विशेष बहुमत के द्वारा 2/3 बहुमत के द्वारा अगर पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को दिया जाएगा, और फाइनल सिलेक्शन अगर वो कर देंगे तो उसे पद से हटना पड़ेगा, प्रार्थना जिसको कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे। देखिए बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया इन्होंने। देखिए हाई कोर्ट के जितने भी चीफ जस्टिस हैं या अन्य सहायक न्यायाधीश हैं, उन सबको हटाने की बिल्कुल प्रक्रिया वही है जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है। तो वहां पर वो बात संसद में चलेगा और यहाँ विधानमंडल में बात चलेगा, अर्थात विधानसभा और विधान परिषद में चलेगा। वही बात जो वहाँ लोकसभा और राज्यसभा में हो रहा था। तो उम्मीद करते हैं यह बात आपको समझ में आ ही गई होगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उधर से बताइएगा कि किसी व्यक्ति के उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में मान लीजिए कोई कार्य कर रहा है, तो उसके बाद अगर जो है उसको मान लीजिए कि वो अस्थायी न्यायाधीश के पद पर से हट गया, तो क्या उसी न्यायालय में वो वकालत कर सकता है? नहीं, वकालत नहीं है, लेकिन दूसरे उच्च न्यायालय वकालत कर सकता है। चलिए बिल्कुल इनका परफेक्ट उत्तर है। जिस न्यायालय में आप चीफ जस्टिस के पद पर रहे हो तो फिर में आप उसी में अधिवक्ता यानी वकालत यानी वकील नहीं रह सकते हैं। आप उस पर वरिष्ठ पद पर धारण कर लिए हैं, फिर छोटा पोस्ट पर आप नहीं आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको दूसरा हाई कोर्ट में जाकर के करना है तो आप आसानी से कर सकते हैं, और यदि उससे ऊपर जाना चाहेंगे तो हाई कोर्ट से तो ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर आप जाके आसानी से कर सकते हैं। चलिए बताइएगा कि किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है, आवश्यकता अनुसार यदि हो जाएगा कि इसमें वृद्धि करना है तो कर सकता है। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही। देखिए अन्य जितना भी मान लीजिए अतिरिक्त न्यायाधीशों की आवश्यकता हो गई तो वहां अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं। चलिए आप बताइए इधर से, उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये किस आर्टिकल में कहा गया है? 226 में 215 में कहा गया है, 215 में कहा गया है। देखिए हाई कोर्ट जो है 214 में बोला गया कि भारत में एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन ये एक अभिलेख न्यायालय है, 215 में कहा गया। कौन कहा गया? 215, मात्र एक आगे बढ़ जाना है। ठीक है, चलिए अब बताइएगा उधर से, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? बोलिए किसकी नियुक्ति करता है?
क्वेश्चन नहीं समझ में आया। भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके राष्ट्रपति जो है किसी भी न्यायाधीश को जो है क्या दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है? हाँ कर सकता है, एक उच्च बिल्कुल। न्यायालय दूसरे उच्च न्यायालय स्थानांतरित कर सकता है। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में किसी भी यदि न्यायाधीश को आपको हटाना है तो राष्ट्रपति से सलाह लेगा और उसके बाद जो है चीफ जस्टिस उनको एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेज सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित कुछ बातें हैं, मतलब उनको कहां कहां अधिकार है काम करने का। तो देखिए प्रत्येक उच्च न्यायालय को नौकाधिकरण हो गया, इच्छा पत्र हो गया, तलाक हो गया, विवाह संबंधी बात हो गया, न्यायालय की अवमानना, कुछ राजस्व संबंधी, नागरिक का कोई भी। चलिए आप बताइएगा कि कोई अगर मौलिक अधिकार का हनन किया है तो कितना आर्टिकल के द्वारा हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे? 226 के द्वारा। चलिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर आपके मौलिक अधिकारों को कोई हनन किया, सुप्रीम कोर्ट जाइएगा आर्टिकल 32 से। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल से जाएंगे? 32 से। लेकिन अगर हाई कोर्ट जाना है तो अनुच्छेद 226 से, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 226 से जाएंगे। बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं और जानते हैं जिस प्रकार वो 5 प्रकार के रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, बिल्कुल 5 प्रकार का रिट जो है हाई कोर्ट भी जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, परमोदेश हो जाएगा, निषेध हो जाएगा, फिर उत्प्रेषण हो जाएगा और अधिकार परीक्षा लेख हो जाएगा। चलिए अब लोक अदालत के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, तो लोक अदालत के मुद्दे पर आपका क्या विचार है, बोलिए। देखिए लोक अदालत को इसलिए खोला गया है कि हमारा देश जो है काफी जनसंख्या वाला देश है। हाँ। यहाँ पे केस भी उतना ही आते हैं, इसलिए लोक अदालत को रखा गया है। लोक अदालत में क्या होता है कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जो जल्द ही कोई भी समस्या का निपटारा करती है। इसमें जो है न्यायालय खुद आपके घर पे आएगा और आपका जांच करेगा और स्थानीय बातों से ही पता चल जाने से बहुत सारे समस्या का हल हो जाता है। तो लोक अदालत खोलने का कारण यही है कि समय भी कम लगे और खर्च भी कम लगे और जल्द से जल्द केस को निपटारा किया जा सकता है। और सर्वप्रथम लोक अदालत की शुरुआत अक्टूबर 1985 में दिल्ली में किया गया था और एक दिन में 150 मामलों को वो निपटारा किया था। चलिए बिल्कुल इनका सही जवाब है। देखिए हमारा जो देश है एक लोकतांत्रिक देश है, हम लोग जानते हैं। यहाँ समस्या सबसे बड़ी यही बात की है कि किसी भी चीज में फैसला आने में जो है बड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग करता है। अब कोई भी मुद्दा पर अपराधी फिक्स है कि यही अपराध किया है, फिर भी उसको सजा मिलने में 7 साल 8 साल लग जाता है। तो इस मुद्दे को सॉल्यूशन करने के लिए भारत में एक लोक अदालत की व्यवस्था की गई है जो कि तुरंत मैत्रीपूर्ण ढंग से समझौता करके तुरंत उसका सॉल्यूशन करता है। तो लोक अदालत में जब आप जाइएगा तो वहाँ सॉल्यूशन थोड़ा जल्दी करता है, उस पर ज़्यादा दिन तक जो है बात विचार नहीं करता है, तुरंत सॉल्यूशन करता है। तो ये बात लोक अदालत का जो है ये बात होता है। और एक बात ध्यान रखना है कि लोक अदालत में यदि आप गए और वहां पर अगर वो जो कह दिया उसके विरुद्ध आप किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं कर सकते। अगर वो आपको सजा दे दिया तो आपको मानना पड़ जाएगा। ये बात आप दिमाग में फिट कर लीजिए। और लोक अदालत 5 लाख रुपया तक का बातचीत करता है, यानी उस पर सुनवाई करता है। ये सब बात आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। अब आगे बढ़ जाते हैं। हमें अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपील मतलब करने के लिए कहा गया है कि देखिए फौजदारी मामले में अगर सत्र न्यायाधीश ने मृत्यु दंड दे दिया, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको मृत्यु दंड दे दिया, तो किस कोर्ट में जाइएगा? हाई कोर्ट में जाइएगा। और हाई कोर्ट से भी आपको गलत फैसला आ गया तो आप कहाँ जाइएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा। हाई कोर्ट एक अपीलीय न्यायालय नहीं है, सर्वोत्तम न्यायालय जो है अपीलीय न्यायालय है। बिल्कुल। देखिए अपील जो है अगर आपको हाई कोर्ट फांसी की सजा सुना दिया तो आपको फांसी नहीं मिल जाएगा तुरंत, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि सुप्रीम कोर्ट फाइनल सिलेक्शन आपको कर दिया तो फिर राष्ट्रपति महोदय के पास जाइए और राष्ट्रपति जी खारिज कर दिए तो आपको भगवान भी नहीं बचा सकते हैं, आपका उपाय खत्म है इस दुनिया से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उच्च न्यायालय जो है पेटेंट और डिजाइन, उत्तराधिकार, भूमि प्राप्ति, दिवालियापन, सुरक्षा आदि मामले में समय सुरक्षा करता है, अभी इस पर मामले पर सुनवाई करता है। देखिए उच्च न्यायालय में जो है मुकदमों का हस्तांतरण किया जाता है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए हाई कोर्ट कोई भी मुद्दा पर बातचीत कर रहा है और बहुत ज्यादा समय कंज्यूम कर रहा है, तो वहां पे जो है सुप्रीम कोर्ट जो है उसको तुरंत ऊपर उस मामले को खींचता है, बोलता है कि आप हाई कोर्ट में जो भी निलंबित मामला है बहुत दिन से चल रहा है उसको ऊपर भेजिए। तो वो हाई कोर्ट वाला कहां पर भेज देता है? अधीनस्थ न्यायालय में भेज देता है। ठीक है। तो ये जो है ये बात आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी मुद्दा बहुत दिन से फंसा हुआ है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसको हाई कोर्ट में खींच लेगा और हाई कोर्ट में बहुत दिन तक यदि नहीं हो पा रहा है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में खींच लेगा। अब प्रशासकीय अधिकार, कुछ देखिए उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालय में नियुक्त पदोन्नति, पदोन्नति तथा छुट्टी के संबंध में नियम बनाने का अधिकार है। यानी वो खुद से जो है खुद से अपना उच्च न्यायालय में जो भी अधीनस्थ न्यायालय है, मतलब उसके अधीन जो भी न्यायालय आता है उसमें जो किसी का पदोन्नति करने वाला है, किसको ऊपर प्रमोशन होगा, किसको डिमोशन होगा, तो इन सारी बातों की जो है कानूनी अधिकारी जो है ये सब उच्च न्यायालय को ही कम होता है कि उस पर कानून बनाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
उच्च न्यायालय जो है राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। तो सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल सही जवाब है। देखिए हम तो ये पहले भी बोले कि आपको अगर हाई कोर्ट से फैसला से आप संतुष्ट नहीं है तो आप ये बात नहीं कि हाई कोर्ट का अंतिम फैसला होता है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक पर आ रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है उपभोक्ता संरक्षण। तो चलिए आप बताइए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 ईस्वी में आया था। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, 1986 में आया था। इसमें जो है कौन कौन स्तर पर और कितने प्रकार के उपभोक्ता संरक्षण है? ये जो है 15 मार्च को हम लोग मनाते हैं उपभोक्ता संरक्षण दिवस हाँ। 1986 जी। इसमें 3 प्रकार की व्यवस्था है, जिला फोरम, राज्य फोरम और राष्ट्रीय फोरम। तो ठीक है। जिला फोरम में 20 लाख से नीचे की कार्रवाई होती है हाँ। और राज्य फोरम में 20 लाख से 1 करोड़ तक की सुनवाई होती है हाँ, बिल्कुल। और 1 करोड़ से अधिक राष्ट्रीय स्तर जिला फोरम। बिल्कुल सही जवाब है इनका। देखिए ये जो इन्होंने बात कहा ये बिल्कुल सही कहा है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम देखिए बहुत सारा यहाँ पर जो है फर्जीवाड़ी कम होता था, उपभोक्ताओं को ठगने का प्रयास किया जाता था। तो आप जो है अगर आपको कोई जो है ज्यादा दाम पर सामान दे रहा है या प्रिंट दाम से ज्यादा ले रहा है तो आप उपभोक्ता संरक्षण के तहत उसमें जो है अपील कर सकते हैं और फिर उस पर सुनवाई होगी और जो आपसे ज्यादा वसूली कर रहा है तो फिर उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण CAT। ठीक है, तो CAT का गठन जो है कब किया गया था बोलिए? 1985 में 323 के 1 के प्रावधानों के तहत 1985 में इसका गठन किया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। बिल्कुल सही जवाब। उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। कैट का अध्यक्ष जो है, कैट का अध्यक्ष कौन होता है बताइए? उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश। उच्चतम नहीं, उच्च न्यायालय। चलिए बिल्कुल सही, हाँ सही जवाब है। उच्च न्यायालय की जो भी वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं या जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं तो उनमें उनका अध्यक्ष चुना जाता है और अध्यक्ष के अलावा उसमें कितने उपाध्यक्ष? 16 उपाध्यक्ष एवं 49 सदस्य होते हैं। बिल्कुल सही है, 16 गो उपाध्यक्ष एवं 49 गो अन्य सदस्य होता है और ये सदस्य न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज जो है हम लोगों का जो है यहाँ पे न्यायपालिका का जो टॉपिक चल रहा था जिसमें इससे पहले हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट और आज हम लोगों ने हाई कोर्ट पर डिस्कशन करके भारत की जो न्यायपालिका थी उस टॉपिक को पूरा खत्म कर दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बिल्कुल सीरीज पसंद आ रहा होगा। आप प्रॉपर सारे वीडियो को फॉलो कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा वीडियो को देखने में। और अगर आप कोई टॉपिक नया टॉपिक पर चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और जो आप परिवर्तन चाहते हैं इस वीडियो में कि आपको अगर कोई लग रहा है कि ऐसे होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी बातों को पूरा करने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।